नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। अब तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रेमी की हत्या मामले में प्रेमिका व उसके होने वाले पति को जिला कोर्ट के एडीजे वेद प्रकाश मोदी की अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। जिला पर्यावरण समिति व टास्क फोर्स की हुई बैठक। खुले में कचरा जलाने पर लगेगा जुर्माना, बगैर ढके निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहनों पर होगी कार्रवाई। अरेर थाना क्षेत्र के नवटोली गांव में रिटायर्ड फौजी सुशील कुमार झा के घर चोरों ने दी चोरी की घटना को अंजाम। कलवाही के गांव नरार पूर्वी वार्ड नंबर 11 में 45 वर्षीय एक महिला ने जहर खाकर की आत्महत्या। जयनगर के ई कृषि कार्यालय सभागार में प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने उर्वरक दुकानदारों के साथ की समीक्षात्मक बैठक। एसडीपीओ निशिकांत भारती ने हरलाखी थाना का किया निरीक्षण, दिए कई अहम निर्देश। नियमित टीकाकरण को ले बेनीपट्टी प्रखंड अंचल कार्यालय में प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की हुई बैठक। कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हाई स्कूल में एचएम अब्दुल अजीज के रिटायर होने पर विदाई समारोह का हुआ आयोजन। राजनगर स्टेशन पर कैंटीन की है अत्यंत आवश्यकता, यात्रियों को होती है भारी परेशानी। और बेनीपट्टी में आज परीक्षा केंद्रों पर 1 फरवरी से ली जाएगी इंटरमीडिएट की परीक्षा। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला कोर्ट के एडीजे वेद प्रकाश मोदी की अदालत ने राजेश कुमार की निर्मम हत्याकांड मामले को लेकर प्रेमिका रिंकू कुमारी और उसके होने वाले पति सूरज कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 15-15 हजार रुपए जुर्माना की भी सजा सुनाई है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। गुरुवार को जिला कोर्ट के एडीजे वेद प्रकाश मोदी की अदालत ने प्रेमी राजेश कुमार सहनी की निर्मम हत्या मामले में प्रेमिका रिंकू कुमारी एवं उसके होने वाले पति सूरज कुमार को आजीवन कारावास व 15-15 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई। एपीपी जगदीश प्रसाद यादव ने बताया कि मृतक राजेश कुमार सहनी कलवाही थाना के मलमल गांव का रहने वाला था। वह अपने ननिहाल गोढ़ियारी में रहकर रामपट्टी में कोचिंग चलाता था। उसी गांव के रिंकू कुमारी एवं राजेश कुमार सहनी को एक दूसरे से प्रेम हो गया। इस बात की जानकारी लड़की के परिजनों को हो गई। रिंकू कुमारी की शादी दरभंगा जिला के आवाम गांव निवासी सूरज कुमार के साथ तय कर दिया गया। इस प्रेम प्रसंग की जानकारी सूरज कुमार को हो गई और वह रिंकू कुमारी के साथ मिलकर 10 मई 2023 की रात राजेश सहनी को बुलाकर उसकी हत्या कर दी थी। सर, जिला कोर्ट के एडीजे वेद प्रकाश मोदी की अदालत ने प्रेमी के हत्या मामले में प्रेमिका और उसके होने वाले पति को सजा सुनाया है। क्या है पूरा मामला से? सबसे पहले मैं बता दूं कि राजनगर थाना कांड संख्या 120-23 सत्रवाद संख्या 639-23 में आज सूरज मंडल और रिंकू कुमारी को 302 और 120 बी में
आजीवन कारावास और 15,000 रुपया जुर्माना सुनाया गया है। तो ये इससे क्या घटना थी? इससे पूर्व इसमें ट्रायल 4 अभियुक्तों का चल रहा था, तो 2 अभियुक्त दीपक मंडल और कांति देवी को साक्ष्य के अभाव में उनको बरी कर दिया गया था। इन दोनों को 302-120 में दोषी पाया गया था। मामला यह है कि दिनांक 10/5/2023 को रात्रि में राजेश सहनी को अभियुक्तगण बुलाकर बलाट और गोढ़ियारी के बीच सड़क के किनारे एक साजिश के तहत हत्या कर सड़क के किनारे फेंक दिया। उसी घटना में अगले दिन सुबह मृतक राजेश सहनी के ममेरा भाई राम पुकार सहनी द्वारा एक फर्द बयान दिया गया था, जिस फर्द बयान के आधार पर यह मुकदमा राजनगर 120-23 दर्ज है। अभियुक्त कहाँ का है? एक अभियुक्त राजनगर थाना अंतर्गत जहां सूचक राम पुकार सहनी का घर है उस गांव का है, और दूसरा अभियुक्त दरभंगा जिला अंतर्गत का है। जो जिसकी मृत्यु हुई है उसका घटना का कारण जो विषय वस्तु है, जो आवेदन है, उसके आधार पर यह पाया गया है कि इस केस के जिनको सजा किया गया रिंकू कुमारी और राजेश सहनी दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। बाद में रिंकू कुमारी के परिजन को इस बात की जानकारी हुई तो रिंकू कुमारी और राजेश सहनी एक प्राइवेट स्कूल में रामपट्टी में पढ़ाते थे, तो उसको स्कूल से छुड़ा दिया गया और रिंकू कुमारी की शादी दरभंगा के सूरज मंडल से तय कर दिया गया। जब इस बात की जानकारी रिंकू को हुई तो कहा जाता है कि रिंकू ने ही एक षड्यंत्र के तहत सूरज कुमार के साथ राजेश कुमार की हत्या की, चूंकि राजेश सहनी और रिंकू कुमारी के बीच पूर्व से प्रेम संबंध था। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में पर्यावरण समिति एवं जिला टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। इस समीक्षात्मक बैठक में जिले में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए व्यापक बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला पर्यावरण समिति एवं जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न बिंदुओं पर व्यापक चर्चा की गई। मधुबनी जिला में वायु प्रदूषण के रोकथाम हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी संबंधित पदाधिकारियों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अनुमोदित बिहार में वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु कार्य योजना के अनुसार कार्रवाई कर वन प्रमंडल पदाधिकारी को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर बल देते हुए उपस्थित अधिकारियों से विभागवार जिले में पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों और आगे की रणनीति पर चर्चा किया। जिलाधिकारी ने कहा, पर्यावरण संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें अपने जिले को हरा भरा और स्वच्छ बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। बैठक में सड़क धूल कण प्रबंधन, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, भवन निर्माण कार्य, वाहन प्रदूषण, सड़क निर्माण कार्य, पटाखों का उपयोग, यातायात व्यवस्था, फसल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं जिलाधिकारी द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा के उपरांत व्यापक सहमति बनी। जिले में हरियाली बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों में पौधारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाने पर सहमति बनी। साथ ही जल संचयन और भू जल स्तर बढ़ाने के लिए तकनीकी उपायों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठोस और तरल कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए नई योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया। नगर निकायों को निर्देश दिया गया कि वे कचरा प्रबंधन के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने औद्योगिक इकाइयों द्वारा पर्यावरण नियमों के पालन की सख्ती करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न तकनीकी विभागों द्वारा वन विभाग से समन्वय संबंधित कई विषयों पर समीक्षा कर कई निर्देश भी दिए गए। बैठक से अनुपस्थित डीटीओ एवं नगर आयुक्त से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश भी दिया। इस बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी दरभंगा, उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार, पुलिस उपाधीक्षक रश्मि,
प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा हेमंत कुमार सहित सभी तकनीकी विभागों के पदाधिकारी, नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी व सभी सदस्य उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जिले में चोर इतने बेखौफ हो गए हैं कि पुलिस और फौजी के घर को भी नहीं छोड़ते हैं। ताजा मामला बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना क्षेत्र का है, जहां बीती रात चोरों ने रिटायर्ड फौजी सुशील कुमार के घर दस्तक दी और इस दौरान अज्ञात चोरों के द्वारा घर में रखे नगद समेत कई कीमती सामानों पर हाथ साफ किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना क्षेत्र के नवटोली गांव में विगत बुधवार की देर रात्रि 2 घरों में अज्ञात चोरों का दस्तक पड़ा। चोरों ने नवटोली गांव के रिटायर्ड फौजी सुशील कुमार झा के घर में चार दीवारी फांदकर भीतर प्रवेश किया। फिर गृह स्वामी जिस कमरे में सोए थे उसके गेट का हैंडल बाहर से बंद कर दिया और दूसरे कमरे में प्रवेश कर उसमें रहे गोदरेज का लॉक तोड़कर 10,000 रुपए नगद सहित अन्य कीमती सामानों की चोरी कर ली। इसके बाद चोर इसी गांव के अशोक कुमार झा के घर में दीवार फांदकर अंदर प्रवेश किया और जिस कमरे में गृहस्वामी सोए थे उसके गेट का हैंडल बाहर से बंद कर दिया। फिर दूसरे कमरे में घुसकर उसमें रहे गोदरेज का लॉक तोड़कर चोरी करने का प्रयास शुरू किया। इतने में घर के लोग नींद से जग गए। इसके बाद चोर इस घर में बगैर चोरी किए भाग गए। चोरों के जाने के बाद उन दोनों गृहस्वामियों के द्वारा खिड़की से शोर मचाए जाने के बाद आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर बाहर से बंद गेट का हैंडल खोला। तब दोनों गृहस्वामी कमरे से बाहर निकले। इधर अरेर पुलिस चोरी की इन घटनाओं की जांच कर रही है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव नरार पूर्वी के वार्ड नंबर 11 निवासी शिक्षक शंभुनाथ झा की पत्नी 45 वर्षीय मीरा देवी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। गौरतलब हो कि ऐसा उसके परिजनों द्वारा कहा जा रहा है। अचानक पानी पीने के बाद उसको तेज उल्टी आई। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक मीरा की मृत्यु हो चुकी थी। स्थानीय लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि मृतका मीरा देवी के अपने पति शिक्षक शंभुनाथ झा से नहीं बनती थी। दोनों अलग अलग रह रहे थे। बीते दिनों ही वह अपने घर पहुंची थी। सास ने पहले खाना खाने के लिए बोला, लेकिन मीरा ने मना किया और सिर्फ पानी पिया। पानी पीने के बाद उसे उल्टी होने लगी और उल्टी ऐसी हुई कि सीधे उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले को लेकर एक तरफ जहां आत्महत्या की बात कही जा रही है, वहीं इस मामले में कई कड़ी नजर आ रही है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब मामला आत्महत्या का है या कुछ और, इस बात का खुलासा जल्द ही होगा। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव नरार पूर्वी वार्ड नंबर 11 निवासी शिक्षक शंभुनाथ झा की पत्नी मीरा देवी 45 वर्ष की उम्र में जहर खाकर जीवन लीला खत्म कर ली। ग्रामीण जोगिंदर झा सहित कई लोगों ने बताया कि मृतक मीरा देवी की अपने पति शिक्षक शंभुनाथ झा से नहीं बनती थी। उन्होंने इसको लेकर कोर्ट में भी केस दर्ज किया था। न्यायालय एवं सामाजिक समझौते में उनका पति शिक्षक शंभुनाथ झा प्रति माह अपने वेतन से 20,000 रुपए मीरा देवी को जीविकोपार्जन के लिए दे रहा था। मीरा देवी को अपने पति से 2 पुत्री हुई थी। पहली पुत्री निधि कुमारी 20 वर्ष व दूसरी पुत्री की उम्र 17 वर्ष है। मृतका अपनी बड़ी पुत्री को लेकर दरभंगा में रहती थी एवं एक पुत्री उनके मायके लदनिया प्रखंड के सुधव कला में थी। मीरा देवी दरभंगा से गुरुवार की शाम करीब 5 बजे अपने घर नरार पूर्वी पहुंची थी। उनकी सास घर में अकेली थी। जब मीरा देवी पानी पीने लगी तो उनके सास ने कहा कि दरभंगा से आई है, कुछ खाना खा लो। मीरा ने खाना नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया। पानी पीते ही उसे उल्टी होना शुरू हुई। घर के अगल बगल के लोगों ने आनन फानन में उठाकर जयनगर अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसकी जानकारी ग्रामीण पुलिस के द्वारा कलवाही पुलिस को दी गई। इसके बाद कलवाही थानाध्यक्ष राहुल देव ने जाकर शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कैसे हुआ ये मौत? हम लोग मैच देखते थे हमारे गांव में, टूर्नामेंट था। ये दरभंगा से कहाँ से आए, अच्छा, और यहाँ आते मतलब ये कहाँ रहती थी? दरभंगा में रहते। अच्छा, तो कारण क्या है? मतलब ये जो अचानक नहीं, इनका पति से पत्नी का बहुत आपस में केस चला ना। अच्छा, केस चल रहा। हाँ, मुआवजा ये दे रहे थे। क्या हुआ कारण उसके बाद? इनको कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, 2 लड़की। 2 लड़की है। क्या क्या नाम उनका है? एक तो निधि है, कितना वर्ष का? 20 जवान है करीब। 20 वर्ष का। दूसरा उससे छोटी है, उसका नाम नहीं है। कितने वर्ष का है? वही होगा 2-3 साल छोटा। 2-3 साल।
तो ये कहाँ का घटना है? नरार नरार पूर्वी टोला। अच्छा, ये मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम मीरा कुमारी, मीरा मीरा देवी होना चाहिए। उनका पति का नाम? शंभुनाथ। शंभुनाथ। आप ग्रामीण हैं, अभी पोस्टमार्टम से आए हैं। आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम हुआ? जोगेंद्र झा। जोगेंद्र झा। घटना कैसे हो गया ये मौत? घटना सर ये कुछ दिमाग के स्क्रिप्ट चले गया और ये आबे चले कहियो काल तो एकर भैंसुर एकरा डरे जयनगर में डेरा लगा रहे छले आ ये आयल तो बुढ़िया के अपना सास के डाक्टर पढ़लक, टोलबैयो के गाय पढ़लक आ फिर चल गए आ काल ले यहाँ के 5 बजे। इनका पति क्या करते हैं? मास्टर टीचर है, सरकारी टीचर। जी। अच्छा, उनके विवाद चलता था, केस तो फरिया गया। अच्छा, 20,000 पर महीना उनको देते थे। उनको देते थे। अच्छा, तो फिर कल क्या हुआ जो ऐसा घटना हुआ? वही तो कहते हैं, एकाएक शाम के वक्त में 5:30 के टाइम में आई, अंगना गई, अंगना जाकर के पानी लिया और पानी पिया खूब। बुढ़िया उसका सास जो है सो गई, जो कि वना केना पानी पिए थी, कुछ खा लिया, लेकिन ये पानी पी के लगले क्या हुआ। हम लोग सबके मजूर फिर गलिए कहलिए तो कहल के जाए हम आज नियारे का मुझे से हम से अथी खाकर जहर खाकर लगा। अच्छा, एक बाद आधा 1 घंटा के बाद तबियत खराब भेले, जयनगर लगे हॉस्पिटल के जाइत में तो प्राण छूट गए। डॉक्टर रात का घटना है? 7-8 बजे का। 7 बजे रखे। क्या नाम हो चाचा आपका? शिव नारायण झा। जी नारायण। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। जयनगर के ई कृषि कार्यालय सभागार में प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने प्रखंड स्तरीय सभी उर्वरक दुकानदारों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस मौके पर उन्होंने उर्वरकों की उपलब्धता और ससमय किसानों को मुहैया कराने की बात पर कई दिशा निर्देश दिए। जयनगर अनुमंडल कार्यालय के समीप ई कृषि कार्यालय सभागार में प्रखंड कृषि पदाधिकारी नागेंद्र पूर्वे की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय सभी उर्वरक दुकानदारों के साथ समीक्षात्मक बैठक किया। कृषि पदाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक माह उर्वरक दुकानदारों के साथ बैठक कर उर्वरक की आवश्यकता, स्टॉक और किसानों को उचित दरों पर उर्वरक मुहैया कराना है। समीक्षात्मक बैठक के माध्यम से बैठक में उपस्थित सभी उर्वरक दुकानदारों से उसके पास उर्वरक स्टॉक और आवश्यक जानकारी ली गई। इसके अलावा प्रखंड क्षेत्र में किसानों को दुकानदारों के द्वारा सरकारी दरों पर उर्वरक दिए जाने संबंधित बिंदुओं पर जानकारी साझा किया। गौरतलब हो कि जयनगर प्रखंड क्षेत्र में करीब 2 दर्जन उर्वरक दुकान संचालित हैं। रबी के समय किसानों को उर्वरक की आवश्यकता होती है। खेती के समय में खाद की किल्लत को लेकर कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं।
रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेनीपट्टी एसडीपीओ निशिकांत भारती ने हरलाखी थाना का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न पंजियों का अवलोकन किया। इसके साथ ही पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को लंबित मामलों में निष्पादन में तेजी लाने, इसके साथ ही रात्रि गश्ती को तेजी बढ़ाने के कई निर्देश दिए। बेनीपट्टी एसडीपीओ निशिकांत भारती ने शुक्रवार को हरलाखी थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी कांडों से संबंधित डायरी का अद्यतन संधारण की स्थिति का अवलोकन किया और लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके अलावा थाना का सरिस्ता, गुंडा पंजी, मालखाना, गृह भेदन पंजी, डकैती पंजी, अपहरण फिरौती पंजी, लूट पंजी व रंगदारी पंजी सहित अन्य सभी पंजियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने सघन गश्ती अभियान चलाने, कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने, वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने, नियमित वाहन जांच करने, पेट्रोल पंप व बैंक की सतत निगरानी रखते हुए क्षेत्र में कड़ी चौकसी रखने के साथ साथ पुलिस पब्लिक रिलेशन को बेहतर बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों व कर्मियों से कहा कि सभी पुलिसकर्मी तत्परता और तटस्थता का परिचय देते हुए क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने का काम करें। मौके पर थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी, एसआई उपेंद्र प्रसाद, आदित्य कुमार, शत्रुघ्न कुमार, मनीष कुमार, प्रमोद कुमार, स्मिता कुमारी सहित थाने के अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के प्रांगण में बीडीओ प्रकोष्ठ में नियमित टीकाकरण को लेकर समीक्षात्मक बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से पंचायतवार टीकाकरण की समीक्षा की गई। बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय प्रांगण अवस्थित बीडीओ के कार्यालय प्रकोष्ठ में गुरुवार की शाम नियमित टीकाकरण का प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ महेश्वर पंडित ने की। बैठक में पंचायतवार टीकाकरण की समीक्षा की गई। इसमें टीकाकरण में न्यूनतम उपलब्धि वाली पंचायतों के स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर टीकाकरण बढ़ाने पर बल दिया गया। बैठक में उपस्थित स्वास्थ्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए बीडीओ ने कहा कि सर्वे में बच्चों की उपलब्ध संख्या के अनुसार टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। इसका एक यह कारण भी है कि प्रखंड क्षेत्र के बहुतों लोग अपने परिवार व बच्चों के साथ बाहर रह रहे हैं और जहां रह रहे हैं वहीं अभिभावक अपने बच्चे का टीकाकरण करवा रहे हैं। ऐसे में बच्चों का टीकाकरण तो हो रहा है,
लेकिन यहाँ इसकी संख्या न्यूनतम दिख रही है। बावजूद इसके टीकाकरण में तेजी लाने की जरूरत है। बैठक में बेनीपट्टी के पीएचसी प्रभारी डॉक्टर पीएन झा, डॉक्टर गोविंद मिश्रा, स्वास्थ्य प्रबंधक सुशील कश्यप, सुधाकर लाल कर्ण, शिवशंकर बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर के कस्तूरबा गांधी परियोजना +2 गर्ल्स हाई स्कूल में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। एचएम अब्दुल मजीज के 11 महीने के कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनके रिटायर होने पर उन्हें सम्मानित किया गया व उन्हें 100 सम्मान विदाई दी गई। एचएम अब्दुल अजीज के 11 महीनों का कार्यकाल वर्षों तक यादगार बनी रहेगी। उनकी कार्य प्रणाली और जीवन शैली हम सबके लिए अनुकरणीय है। ये बातें कस्तूरबा गांधी परियोजना +2 गर्ल्स हाई स्कूल में वहां के प्रभारी एचएम सुधीर कुमार चौधरी ने कही। वे वहां सम्मान सह विदाई समारोह को संबोधित कर रहे थे। मौका था हेडमास्टर अब्दुल अजीज को रिटायर होने के बाद उनके सम्मान में विदाई समारोह के आयोजन का। संचालक प्रवीण कुमार झा ने वैदिक मंगलाचरण का सस्वर पाठ कर कार्यक्रम की शुरुआत की। स्कूल के शिक्षकों ने जिले के कई स्कूल के शिक्षक व अन्य अतिथियों को अंगवस्त्र, माला और पाग से सम्मानित किया। मधवापुर के पूर्व एचएम भवेश झा, सोनई के एचएम डॉक्टर विजय कुमार, उमगांव के राम हृदय महतो, श्रवण तिवारी, खिरहर के आशुतोष झा, उत्तरा के बलराम पासवान, बेनीपट्टी के राजा राम, बासोपट्टी के मोहम्मद इलियास, मधवापुर के जितेंद्र कर्ण, मधुप्रिया ने कार्यक्रम में शिरकत की। चाहे वो बेटी का विदाई हो, चाहे किसी का विदाई हो, एक बड़े भाई या एक मित्र समझिए, एक अभिभावक समझिए, इस रूपराज जी को विदा कर रहे हैं और ये अपनी जिम्मेवारी जो हम उनको दिए थे अंत समय के लिए फिर से हमारे कंधे पर लाद दे। मैं आशा करूंगा और अपने सभी कर्मियों और जो भी आगंतुक हैं, हमारे अतिथि हैं, अभिभावक हैं, इन्हीं की तरह निष्कर्ष तक सफलतापूर्वक आगे की जिम्मेवारी हम जितने भी समय तक रहें अपने सभी सहयोगियों के साथ मिलकर के इस जिम्मेवारी का निर्वहन करें। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। राजनगर स्टेशन से प्रतिदिन कई गाड़ियां गुजरती है, लेकिन स्टेशन पर आज तक एक कैंटीन की व्यवस्था नहीं हो पाई। दूसरी तरफ शौचालय की व्यवस्था इतनी बुरी है कि वहां पर लोग जाएं तो उन्हें और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यात्रियों को इन सब कारणों से भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन रेल विभाग का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। राजनगर स्टेशन से होकर कई गाड़ियां प्रतिदिन गुजरती है, लेकिन आज तक कैंटीन की सुविधा शुरू नहीं हो पाई। स्टेशन पर लगभग 4 से 5 महीना से कैंटीन और स्टॉल बंद है, लेकिन अभी तक यहां कैंटीन की सुविधा नहीं रहने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यात्रियों को कैंटीन के अलावा शौचालय होने के बावजूद भी शौचालय में गंदगी और बदबू इस कदर कर रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को शौचालय जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर महिलाओं को काफी ज्यादा परेशानी होती है। यहाँ डस्टबिन की भी व्यवस्था नहीं है। लोगों को पीने के लिए शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था नहीं है। यात्रियों का कहना है कि राजनगर स्टेशन पर जल्द से जल्द कैंटीन स्टॉल लगाया जाए। पी के देखिए, आपको पानी है, पानी इतना ठीक नहीं है यहाँ पे। जैसा पानी होना चाहिए पीने के लिए वैसा पानी नहीं मिलता है। और कैंटीन भी नहीं है। कैंटीन भी नहीं है, बिल्कुल ही कैंटीन नहीं है। 1-2 कैंटीन होनी चाहिए मिनिमम। सफर वाले वो मतलब कुछ उतर के वो स्टेशन से बाहर तो नहीं जाएगा सामान लेने के लिए, पर स्टेशन पे उसको वो सुविधा उसको मिल जाएगा, चिप्स मिल जाएगा, जो चीज उसको चाहिए वो उपलब्ध हो जाएगा प्लेटफार्म पे, तो वो क्यों जाएगा बाहर। ये होनी चाहिए, सरकार को करना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए कैंटीन का। इस चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे रेलवे डिपार्टमेंट को? बस यही कहना चाहते हैं कि जो कमी है यहाँ पे उसको पूरा कीजिए आप सब, बस और कुछ नहीं चाहते हम। क्या नाम है आपका? इफ्तार। कहाँ जा रहे हैं? समस्तीपुर। समस्तीपुर जा रहे हैं। क्या परेशानी हो रही है यहाँ? परेशानी यहाँ पीने का पानी भी नहीं। चापाकल अभी भी चल रहा है, स्टेशन पे चापाकल चल रहा है अभी। चापाकल नहीं चल रहा? चापाकल सिर्फ चल रहा है, सिर्फ चापाकल। ये भी एक आध है, कहीं कहीं देख लीजिए, कहीं कहीं अभी देख लीजिए। पानी वानी का कुछ भी तो सुनवाई नहीं है। दूसरी बार कैंटीन वैंटीन भी नहीं, चाय चाय का भी कोई सुविधा नहीं है। कैंटीन होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। कब से कैंटीन है? कब से आप राजनगर स्टेशन पर आते हैं? हम तो बहुत काफी समय से आ रहे हैं, 8 साल से आ रहे हैं। 8 साल से जी। ये सुविधा नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। क्या नाम हुआ? देखिए युवा सब है काफी, और ये सब बिल्कुल जो है इधर उधर घूम रहे हैं।
आपका? गीता देवी। राजनगर स्टेशन पर आए? राजनगर स्टेशन पर। हाँ। कहाँ से आए? रैयाम से। रैयाम से कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहा है? राजनगर बाजार में। राजनगर बाजार से आए। स्टेशन पर बैठे, एक कप चाय नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं यहाँ पर मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा? कुछ भी नहीं मिल रहा है। बैठे भूखा प्यासा खाने के लिए, चाय पीने के लिए बैठे। वो कौन सा स्टेशन है? राजनगर। राजनगर। क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? वो खाना भी नहीं है स्टेशन पर, न एक कप चाय भी मिलते है, वे कुछ भी नहीं। अपने बैठे एक चाय भी लिए भूखे से। कैंटीन होनी चाहिए? कैंटीन होना भी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए।
विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आगामी 1 फरवरी से बेनीपट्टी समेत जिला भर में इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू की जाएगी। बेनीपट्टी में इसको लेकर कुल 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इसको लेकर सारी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उच्च माध्यमिक के निर्देश के आलोक में बेनीपट्टी में 8 परीक्षा केंद्रों पर आगामी 1 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए बेनीपट्टी में कुल 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी केंद्रों पर कुल 4547 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। सभी केंद्रों पर दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को प्रतिनियुक्त किया गया। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यालय के कटैया रोड स्थित श्री लीलाधर प्लस 2 उच्च विद्यालय को आदर्श केंद्र बनाया गया है। श्री लीलाधर प्लस 2 उच्च विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र पर 1245, परियोजना बालिका प्लस 2 उच्च विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र पर 340, डॉक्टर एनसी कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र पर 533, बनकट्टा पेट्रोल पंप के पास मैडोना इंग्लिश स्कूल में 689, प्रखंड कार्यालय गेट के पास से एसएफसी गोदाम जाने वाली रोड स्थित सुरसरी चंद्रमुखी महिला कॉलेज केंद्र पर 587, मध्य विद्यालय परीक्षा केंद्र पर 342, एसएस ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल केंद्र पर 434 और प्रखंड कार्यालय से अंबेडकर चौक जाने वाली बाईपास रोड स्थित मिथिलांचल प्राइड स्कूल केंद्र पर 377 सहित कुल 4547 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। परीक्षा में एक बेंच पर केवल 2 परीक्षार्थियों को ही बैठने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में कार्यपालक दंडाधिकारी सह प्रभारी एसडीएम विवेक मिश्रा ने बताया कि हर हाल में परीक्षा को शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न कराने का निर्देश केंद्राधीक्षकों सहित अन्य प्रतिनियुक्त अधिकारियों को दिया गया है। परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा केंद्र जाने वाले मार्गों में वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। परीक्षा के सफल संचालन के लिए 13 दंडाधिकारी और 8 पुलिस पदाधिकारी, 3 गश्ती दंडाधिकारी के साथ 3 पुलिस पदाधिकारी, 1 जोनल दंडाधिकारी के साथ 1 पुलिस पदाधिकारी व 1 सुपर जोनल दंडाधिकारी के साथ 1 पुलिस पदाधिकारी तथा उड़न दस्ता दंडाधिकारी के साथ 1 पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी परीक्षा केंद्र के निकट बीएनएस की धारा 163 के तहत 500 गज की दूरी में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को केंद्र के अंदर प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर परीक्षा केंद्र आने वाले परीक्षार्थी पर कार्रवाई होगी। पूरे परीक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर के जनसुराज पार्टी कार्यालय में बापू की शहादत दिवस पर सर्वधर्म संभाव प्रार्थना सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महात्मा गांधी को याद करते हुए उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। बापू की शहादत दिवस पर अनेक समुदाय को लोगों ने साहरघाट में सर्वधर्म संभाव प्रार्थना सभा कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन मधवापुर जनसुराज पार्टी कार्यालय में किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ नेता पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने कहा कि आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी की बड़ी भूमिका थी। जिस बिहार से उन्होंने आंदोलन शुरू किया, उस बिहार की तरक्की के लिए कार्य करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पूर्व मुखिया निरंजन पासवान, जीवज पासवान, मौलाना मोहम्मद अब्दुल, अधिवक्ता ऋषिकेश कुमार साह, समाज सेवी लक्ष्मी राम, राकेश यादव, रोशन झा, सुबोध दास, विजय मंडल शामिल हुए। और पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरोने वाले और अंग्रेजों को 7 समुद्र पार भगाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सत सत नमन है और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित मैं करता हूं। आप सब लोगों से निवेदन है कि महात्मा गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम देश में सौहार्द, प्रेम, भाईचारा, मिलत का वातावरण पैदा करेंगे और सब लोग मिलकर विकास की ओर बढ़ेंगे और अंतिम लोगों तक हम विकास की रोशनी पहुंचाएंगे। सबको
शिक्षा सबको काम देंगे, सबका सम्मान देंगे और बिहार का सम्मान करेंगे, तभी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खजौली में प्रमुख और उप प्रमुख ने अपनी कुर्सी बचाई। अपनी कुर्सी बचाने में वो कामयाब हुए और पंचायत समिति सदस्य समेत अन्य लोगों में इस बात को लेकर हर्ष का माहौल है। गौरतलब हो कि दोनों पर ही अविश्वास प्रस्ताव लगा था, जिसको लेकर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव के 18 सदस्यों में से 14 सदस्यों ने भाग लिया और आखिरकार उप प्रमुख और प्रमुख दोनों ही अपनी कुर्सी बचाने में सफल हुए। खजौली प्रखंड कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा एवं उप प्रमुख गुलशन आरा पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चुनाव हुआ। चुनाव को लेकर सदन के नामित अध्यक्ष के रूप में पंचायत समिति सदस्य सावित्री देवी की अध्यक्षता में अविश्वास मत को साबित करने के लिए मतदान की कार्यवाही शुरू हुई। कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ लवली कुमारी एवं पर्यवेक्षक पीजीआरओ मनीष कुमार, मजिस्ट्रेट डेजी सिंह, अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी हेम नारायण महतो के नेतृत्व में मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। 18 सदस्यों में से वोटिंग में 14 सदस्य शामिल हुए, जिसमें प्रखंड प्रमुख सह बेता ककरघट्टी पंचायत के क्षेत्र संख्या 8 से पंचायत समिति सदस्य कुमारी उषा के पक्ष में उपस्थित सभी सदस्यों ने मतदान किया। वहीं उप प्रमुख गुलशन आरा के पक्ष में 14 सदस्यों में से 12 सदस्यों ने उनके पक्ष में मतदान किया। इस प्रकार प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा एवं उप प्रमुख गुलशन आरा दोनों ने अपना अपना कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। गौरतलब हो कि सदन में अविश्वास मत साबित करने के लिए प्रखंड के 4 पंचायत समिति सदस्य श्रीनाथ नागमणि, रघुवीर गडेरी, ललन कुमार महतो एवं विकास कुमार अनुपस्थित रहे। प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा एवं उप प्रमुख गुलशन आरा की जीत पर सभी पंचायत समिति सदस्यों को बधाई व साधुवाद दिया। वहीं सभी सदस्यों ने प्रमुख कुमारी उषा एवं उप प्रमुख गुलशन आरा को फूल की माला पहनाकर जीत का जश्न मनाया। जश्न मनाने वालों में पंचायत समिति सदस्य मनोज झा, मोहम्मद लुकमान, सावित्री देवी, रामनाथ पासवान, देवकला देवी समेत कई लोग सदन में मौजूद थे। हमारे जो सम्मानित सदस्य है पंचायत समिति, उसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आज मैं सदन में उपस्थित हुई हूँ और मैं सभी अपने पंचायत समिति सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि आपने पुनः जो हम पे भरोसा जताया है, मैं आपके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगी। मैं धन्यवाद देती हूँ जो मेरे समाज के जितने भी अभिभावकगण हैं, छात्र, नौजवान, महिला, पुरुष जितने भी हैं, जो मुझे आशीर्वाद और दुआ दिए हैं, मैं सभी के प्रति प्रणाम करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। आज आप सभी ने जो विश्वास दिखाया है, यही मेरी शक्ति है और मैं इस शक्ति को खजौली प्रखंड के लिए, इस शक्ति को प्रगति के ओर खजौली प्रखंड को ले जाने में आप सभी के सहयोग से भरपूर प्रयास करूंगी। कितना मत प्राप्त हुआ है? हमें 14 मत प्राप्त हुआ है। बहुत खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। एक तरफ जहां कुंभ स्नान को लेकर भगदड़ की खबर सामने आ रही है, कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आस्था का जन सैलाब है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम फिलहाल बात कर रहे हैं जयनगर के रेलवे स्टेशन की। जयनगर का रेलवे स्टेशन जिला का ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां भारत और नेपाल दोनों ही जगह के श्रद्धालु पहुंचते हैं। प्रयागराज जाने वाली ट्रेन स्टेशन पर घंटों विलंब से पहुंची, लेकिन लोग थे कि प्लेटफॉर्म से हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। अब ऐसे में रेल विभाग को चाहिए कि वह पुख्ता इंतजाम करे, सुविधाएं मुहैया कराए, हेल्प डेस्क लगाए ताकि यात्रियों को सुविधा प्राप्त हो। इसके साथ ही भीड़ को नियंत्रण करने के लिए भी रेल विभाग व्यवस्था कराए, लेकिन यह सारी व्यवस्थाएं नदारद नजर आई। लगातार आ रही खबरों, भगदड़ की बातें, मौत की खबरों के बाद भी अब ऐसे में अगर प्रशासन अपना रवैया सही नहीं करती है तो आगे भी कई बड़ी घटना होने की संभावना बनती है। मौनी अमावस्या संपन्न होने के बावजूद संगम में शाही स्नान को लेकर सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। आस्था में विश्वास रखने वाले सनातनियों ने प्रयागराज के संगम में शाही स्नान को लेकर गुरुवार को जयनगर रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। बीते दिनों कुंभ में मची भगदड़ से रेलवे को सीख लेने की जरूरत है।
बावजूद शाही स्नान को लेकर जाने वाले रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेल प्रशासन गंभीर नहीं है। गुरुवार को प्रयागराज के रास्ते नई दिल्ली के बीच चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के घंटों विलंब होने के कारण स्टेशन परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। प्रयागराज जाने के लिए पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भारी संख्या में श्रद्धालु जयनगर पहुंचकर ट्रेन की प्रतीक्षा में हैं। इन श्रद्धालुओं को रेल प्रशासन के द्वारा किसी तरह की कोई सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष ललित झा समेत अन्य लोगों की माने तो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन को हेल्प डेस्क लगाकर श्रद्धालु को सभी तरह की जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। अधिकांश श्रद्धालु नेपाल के होने के कारण उन्हें कई मामलों में यहाँ की जानकारी नहीं होती है। नेपाल से भारत आने पर मोबाइल नेटवर्क भंग होने के कारण सबसे पहले उन्हें अपने परिजनों से संपर्क नहीं हो पाता है। इसके अलावा कुंभ स्नान को लेकर आवागमन संबंधित जानकारी प्राप्त करने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि शीतलहर ठंड को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन को हेल्प डेस्क के साथ आरपीएफ जवानों की संख्या में बढ़ोतरी करते हुए निगरानी कराने की आवश्यकता है। नेपाल जिले के सिढ़ा, कल्याणपुर, लहान, भगवानपुर, गो बाजार एवं धनुषा जिले के जनकपुर धाम और ही सतघारा, महिनाथपुर समेत अन्य क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु ने बताया कि ट्रेन तो विलंब है, बावजूद स्टेशन पर श्रद्धालुओं के लिए रेलवे द्वारा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। या श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं शाही स्नान को लेकर के जो जाएंगे, उनके साथ तो नेपाली नेटवर्क की सिम होगी। यहाँ आने पर चूंकि दर्जनों की संख्या में एक परिवार के लोग होंगे, तो ऐसे हालातों में जिस हिसाब से भीड़ बढ़ रही है, रेलवे द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था या भारत सरकार के द्वारा सीमावर्ती रेलवे स्टेशन में कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, तो ऐसे हालातों में उन यात्रियों पर क्या गुजरेगी वहाँ जब बहुत दिक्कत कई कम से कम 2 दर्जन यात्रियों से तो मेरी इस सप्ताह में बात हुई है जयनगर रेलवे स्टेशन पे ही। उन नेपाली यात्रियों के साथ तो ये एक गंभीर समस्या है, क्योंकि जब वो भारतीय क्षेत्र में जयनगर पहुंच जाते हैं तो उनका जो मोबाइल नेटवर्क है वो काम नहीं करता, और ऐसे में सही सूचना रेल यात्रियों के पास नहीं होती है, और बस इसी सूचना अभाव के कारण, सही जानकारी के कारण सो वो लोग परेशान रहते हैं, यत्र तत्र भटकते रहते हैं। किसी ने बता दिया कि ट्रेन 5 नंबर पे आने वाली है, किसी ने कहा 3 नंबर पे आने वाली है, कोई कहा यहीं रहिए, कोई कहा वहीं जाइए। तो कम से कम ऐसे लोगों के लिए सो रहना चाहिए। अब नेटवर्क का तो एक विषय है कि उनके पास इधर का मोबाइल नहीं होता है तो वो दिक्कत होती है। तो ऐसे में ही इसलिए तो मैंने कहा अली जी कि जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल प्रशासन अगर हेल्प डेस्क स्थापित कर देता है तो कम से कम किसी हद तक सही सूचना उन भटक रहे यात्रियों तक पहुंचेगी, और वो जो है सो अब उनको सही सूचना मिलेगा तो वो ढंग से अपनी यात्रा, अपना कुंभ तक की यात्रा सफल कर सकते हैं। अन्यथा उनको बहुत परेशानी होती है, और पूर्व मध्य रेल प्रशासन को इस बात को महसूस करना चाहिए, एहसास करना चाहिए। और आपने कहा कि अभी 3 या 4 रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जो है सो 4 कर्मी तैनात हैं। अब अगर जरूरत पड़े तो उनको दूसरे जगह से बुलाया जा सकता है अली जी। पहले नीतिगत और प्रशासनिक फैसला तो हो कि यहाँ हेल्प डेस्क स्थापित करना है। पिछले ही दिवाली में, छठ में यहाँ बहुत अच्छा हेल्प डेस्क, बहुत कारगर, बहुत सार्थक हेल्प डेस्क रेल प्रशासन के द्वारा स्थापित किया गया था, और जिससे रेल यात्रियों को काफी मदद मिली थी। मुझे ये नहीं समझ में आया कि अब तक रेल प्रशासन के द्वारा जयनगर रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है, खास करके कुंभ के महाआयोजन को देखते हुए। रेलवे के लूंज कुंज व्यवस्था पर हमारे साथ हैं भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के उपाध्यक्ष ललित झा जी, और हमारे साथ जयनगर सिटी से जुड़े हैं और अपने विचार और राय रखे हैं। रेल प्रशासन को भी चाहिए कि हर हाल में यहाँ हेल्प डेस्क की व्यवस्था करें, ताकि नेपाल से आए श्रद्धालुओं, भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र से आए श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिले प्रयागराज जाने के लिए। आज के लिए धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
बाबूबरी के राजकीय मध्य विद्यालय भूपट्टी में सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक लक्ष्मी नारायण ठाकुर को भावभीनी विदाई दी गई। राजकीय मध्य विद्यालय भूपट्टी में शुक्रवार को विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां विद्यालय के शिक्षक लक्ष्मी नारायण ठाकुर को भावभीनी विदाई सह सम्मान किया गया। गौरतलब हो कि लक्ष्मी नारायण ठाकुर पिछले 11 महीने से इस विद्यालय में गणित शिक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुए अपनी सेवा दी। अपने सेवा काल में वे शिक्षकों तथा बच्चों के बीच अपने प्रतिभा व सरल स्वभाव की वजह से लोकप्रिय रहे। उनका कार्यकाल सराहनीय रहा। उनके सेवा निवृत्त होने पर विद्यालय में सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक राम नारायण रमन तथा संचालन सुधीर झा ने किया। विदाई समारोह में लोगों ने उन्हें मिथिला की परंपरा के अनुसार चादर, पाग व माला से स्वागत किया। वहीं प्रधानाध्यापक के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता उपहार स्वरूप दिया गया। मौके पर प्रॉपर्टी पंचायत के मुखिया लक्ष्मी पासवान, शिक्षक पंकज पासवान, मोहन मंगलम, कैलाश कुमार सहित शिक्षक, शिक्षिका व छात्र छात्राएं उपस्थित थे। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।